नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी लोगों को, जितने हमारी सशक्त महिलाएं हैं, देश की महिलाएं हैं, पूरे विश्व के महिलाएं हैं, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होने के कारण मैंने सोचा क्यों ना आज महिला सशक्तिकरण पर निबंध बनाया जाए, लेख लिखा जाए और अपना एक महिला सशक्तिकरण पर वीडियो प्रस्तुत किया जाए। क्योंकि आज महिला सशक्तिकरण दिवस है, इसलिए ये वीडियो आज ही तैयार किया गया है और आज ही अपलोड किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण इंग्लिश में हम कह सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। सशक्त किसे कहते हैं? जब कोई महिला सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा वैधानिक और शैक्षिक अधिकारों से युक्त हो जाती है। और वो अधिकार ही नहीं बल्कि वो एम्पावर्ड अधिकार दिया जाता है, अधिकार भी दिया जाता है, उसको लागू करने की उसको शक्ति भी दी जाती है, तब वो जाकर आत्मनिर्भर होती है और उसी दशा में वो सशक्त होती है। भारत में महिलाओं की स्थिति समय के साथ बदलती रही है। कभी कभी पूछ देता है कि पूर्व और वर्तमान में महिलाओं की क्या स्थिति रही है, ऐतिहासिक एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य पे अगर निबंध पूछ देगा तो आपको हमेशा लिखना पड़ेगा और लिखना चाहिए भी कि भारत में ऐसा नहीं है कि भारत में महिलाओं की पहले बहुत खराब रही हो, धीरे धीरे अच्छी होती जा रही है। ध्यान रहे, हमारी देश में जो वैदिक काल की महिलाएं थी वो ज़्यादा सशक्त थी, बहुत इम्पावर्ड थी, उनके पास आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक बहुत अधिकार होते थे। वैदिक काल में महिलाओं को समाज में बहुत ऊंचा स्थान था। उन्हें शिक्षा, राजनीति, धार्मिक अनुष्ठानों और प्रशासन में बराबर का अधिकार होता था, पुरुषों के बराबर। तभी तो ऋग्वेद में कहा गया है यत् नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। अगर ऋग्वेद में वैदिक काल में महिलाओं की इतनी अच्छी भूमिका ना होती, इतना अच्छा स्थान ना होता, कोई भी आज भी देखिए धार्मिक कार्यों में बिना पत्नी के कोई भी कार्य, धार्मिक कार्य पूरा नहीं माना जाता। तो ये ऋग्वेद में जो वेद हैं, जो आपके पुराण हैं, उनमें ही उल्लेख कर रखा है महिलाओं की अच्छी स्थिति का। वैदिक काल में अपाला, गार्गी, लोपामुद्रा, मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति कमजोर हो गई। विभिन्न कुरीतियां जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, जौहर प्रथा, पर्दा प्रथा, शिक्षा पर प्रतिबंध आज ये महिलाओं के साथ होने लगा। फिर भी उस जमाने में भी रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, मीराबाई, अहिल्याबाई होलकर जैसे महिलाएं थीं जो इम्पावर्ड थी, सशक्त थीं। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश काल में इन कुरीतियों पर भारतीय जो समाज सुधारक थे उन्होंने ब्रिटिश शासन में, ब्रिटिश जो साम्राज्य था उनसे कुछ सुधार करवाए और उसमें राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा उन्मूलन के लिए कानून बनाने की कोशिश किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। महादेव ज्योतिबा फूले ने महिला शिक्षा पर, महादेव रानाडे ने महिला शिक्षा पर काफ़ी बल दिया। केशव सेन आपका, ये सभी आर्य समाज, स्वामी दयानंद, विवेकानंद, इन सभी ने कुरीतियों को दूर करने का कोशिश किया और स्वतंत्रता संग्राम में और अधिक इस पर बल देते हुए उस समय पे महिलाओं ने सशक्त भूमिका निभाई, और जिसमें कि सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, विजय लक्ष्मी पंडित, इस समय की महिलाएं सशक्त थी। आपका वैदिक काल से लेकर जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे महिलाओं की स्थिति गंभीर होती गई। लेकिन स्वतंत्र भारत के बाद हमारा जब संविधान का निर्माण हुआ तब विभिन्न देशों का अध्ययन करने के बाद महिलाओं के सशक्तिकरण पर बहुत अधिक बल दिया गया और उसमें स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में महिलाओं से जुड़े हुए कई अनुच्छेद शामिल किए गए। ऐसा नहीं कि केवल महिलाओं पर ही लिखा गया था, लेकिन महिलाओं पर विशेष बल दिया गया। जब भी
आप इन कानूनों को, इस संविधान के अनुच्छेदों पर जब चर्चा होती है और जब भी महिलाओं के बारे में, उनके सशक्तिकरण के बारे में, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और संवैधानिक अधिकारों के बारे में चर्चा होती है, तो इन संविधान के अनुच्छेदों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे कि भारत स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 कहता है पुरुषों और महिलाओं को समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15A ये कहता है लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर लिंग के आधार पर भेदभाव किया महिला पुरुष के बीच में, तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 15A के अंतर्गत व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। सबसे उसके बाद है अनुच्छेद 15(3) आर्टिकल 15 सबसेक्शन 3, वो कहता है महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। अगर हम कोई भी सरकार कानून बनाती है, कोई कल्याणकारी कार्यक्रम चलाती है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक उन्नति के लिए काम करती है, तो 15(3) के अंतर्गत करती है, क्योंकि 15(3) में कहा गया है महिलाएं एवं बच्चों के लिए विशेष कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जाएंगे। अनुच्छेद 16 कहता है कि रोजगार में लैंगिक समानता सुनिश्चित किया जाएगा। रोजगार में लैंगिक समानता रहेगा, पुरुष महिलाओं के बीच में अंतर नहीं किया जाएगा, दोनों के वेतनों के बीच में अंतर नहीं किया जाएगा, कार्य के घंटों में अंतर नहीं किया जाएगा, कार्य की प्रकृति एक जैसी रहेगी। अनुच्छेद 16 कहता है। अनुच्छेद 39A कहता है महिलाओं एवं पुरुषों को समान अवसर और जीवन यापन का अधिकार, कहीं भी महिला पुरुष में अंतर नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 39D कहता है पुरुष एवं महिलाओं को समान वेतन। 39D ध्यान रखिएगा, पुरुष और महिलाओं को समान वेतन की बात करता है। अगर किसी पुरुष को ज्यादा वेतन समान कार्य के लिए और महिला को कम वेतन, तो 39D के अंतर्गत ये माना जाएगा कि आप उल्लंघन कर रहे हैं संविधान का। ये अलग बात है कि नीति निर्देशक तत्व है, ये माना गया है कि दोनों के लिए सरकार ऐसा राज्य, ये नीति निर्देशक तत्व ये कहता है कि राज्य ऐसी नीतियां बनाए जिसमें पुरुष और महिला के काम के बीच में अंतर ना हो, उनके वेतन में अंतर ना हो। अनुच्छेद 42 कहता है मातृत्व लाभ सुरक्षित कार्यस्थितियों का प्रावधान। 39D कहता है पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण। आपको पता ही है पंचायत और नगर पालिका में 33% आरक्षण दिया गया है। आज महिलाओं ने बहुत प्रगति किया है। आधुनिक महिलाओं ने हवाई जहाज चला रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, सेना में आपके आर्टिलरी में शामिल हो रहे हैं, मिलिट्री पुलिस में शामिल हो रही हैं, आपके जेट आपके फ्लाइट उड़ा रहे हैं। महिलाओं का विशेष योगदान होता जा रहा है। हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए क्षेत्र खुले छोड़ दिए गए हैं। पहले OTA में या शॉर्ट सर्विस कमीशन में ही महिलाएं आती थी सेना में, आज महिलाएं फुल टर्म जॉब के रूप में आ रही हैं, अपनी सेवा पूरी कर रही हैं। और ऐसे क्षेत्रों में जहां केवल पुरुष प्रधान होता था, वहां पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। ये भारत में महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण उदाहरण है। महिलाओं को सशक्त किए जाने हेतु कई आयोग बनाए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में बनाया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी महिलाओं पर ही ध्यान केंद्रित करते काम करता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण, ये महिला एवं बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून बनाया गया। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, सेंट्रल जो आपका सोशल वेलफेयर बोर्ड है और स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड है, ये स्थापित किए गए। इनका उद्देश्य है कि कमजोर तबके, शोषित तबके, पिछड़े तबके जो सशक्त नहीं हैं, ऐसे ग्रुप को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाए, जिसमें महिलाएं भी हैं। इसके अलावा तमाम कानून बनाए गए। भारतीय संविधान के अंतर्गत तमाम कानूनों का निर्माण किया गया, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा प्रदान हेतु तमाम कानून, जैसे दहेज निषेध अधिनियम, ये दहेज प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया गया। मातृत्व लाभ अधिनियम, ये मैटरनिटी लीव, काम करते समय, काम करते वक्त आपके शिशियल, बच्चों के कल्याण के लिए अवकाश, आपके प्रसूति अवकाश, इस अधिनियम को बनाया गया ताकि महिला को अधिकार रहे, वो सशक्त करने के लिए उसको इस प्रकार कानून बनाया जाए ताकि वो नौकरी भी कर सके और अपने घर के अन्य कार्य भी कर सके। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, इसमें पैतृक संपत्ति में महिला का अधिकार बनाने के लिए कि हर पैतृक संपत्ति में महिला का भी अधिकार होगा, बेटी का भी अधिकार होगा। इस अधिकार के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लाया गया। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए अनुच्छेद 2005 लाया गया, जिससे कि किसी महिला को घरेलू हिंसा का शिकार न होना पड़े। ये महिला सशक्तिकरण के लिए इस प्रकार कानून बनाए गए। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013, इसको विशाखा गाइडलाइन भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन जारी किया था
और ये कुछ गाइडलाइंस निर्धारित करके कहा था कि अगर किसी भी कार्यालय, किसी भी विभाग में किसी महिला के साथ किसी प्रकार का कोई भी यौन उत्पीड़न होता है, उसके साथ ऐसे कोई सांकेतिक, लिखित या भावनात्मक किसी प्रकार का उसके एक आइडेंटिटी को अगर प्रभावित किया जाता है तो उसे यौन उत्पीड़न अधिनियम 13 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इसको विशाखा गाइडलाइन कहा था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार इसके बारे में कानून बनाए। बाद में सरकार ने 2013 में कानून बना दिया था। इसीलिए हर कार्यालय में आपकी महिला संरक्षण आपकी कमेटी रहती है जिसकी अध्यक्ष महिला ही होती है, और वो जो महिला कार्मिक होते हैं उनकी अधिकारों का, उनकी नौकरी के दौरान किसी प्रकार की अगर कोई समस्या है उस पर वो अवलोकन करती है और समस्या का निदान करती है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बाल विवाह को रोक लगाने के लिए 2006 में कानून बना। निर्भया कानून 2013, ये तो कांडा गोल ने सबने सुना रखा होगा। मानव तस्करी निरोध अधिनियम 1956, ये कानून बनाए गए हैं जिसके कारण महिला सशक्त हो। भारत सरकार एवं राज्य सरकारों में ने महिला सशक्तिकरण एवं कल्याण से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं चला रखी हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आपको पता ही है उज्ज्वला योजना के बारे में, चूंकि आपको योजनाएं पढ़नी भी है, याद भी करनी है, और चूंकि आपके 50 वर्ष में 120, 25 या 200 वर्ष में योजनाएं आएंगी लिखने को, तो आप पढ़ लीजिएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसके अंतर्गत महिलाओं को गैस सिलेंडर की व्यवस्था की जाती है, रसोई गैस। अगला है महिला हेल्पलाइन 181, सुरक्षा और संरक्षा को ध्यान रखते हुए हेल्पलाइन 181 जारी किया गया। कोई महिला अगर कहीं भी आपदा में फंसी हो या कोई समस्या हो तो आप 181 डायल करके आप अपनी मदद ले सकती हैं। सुकन्या समृद्धि योजना बहुत मजबूत योजना है, जिससे बच्चों के आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए 250 से लेकर 1.5 लाख रुपए साल में जमा किया जा सकता है, और 25 वर्ष की आयु पर उसको पूरा पैसा निकाला जा सकता है मैं ब्याज से, और 18 साल की उम्र पे पढ़ाई के लिए पैसा निकाल सकता है, और जब बेटी का विवाह करिए तो आप जितना पैसा जमा होगा वो निकाल सकते हैं। इसके अंतर्गत जीपीएफ की तुलना में 0.50% हमेशा ही अधिक ब्याज दर रहेगा। ये भारत के वित्त मंत्रालय की योजना है। वर्तमान में 8.2% इसका इंटरेस्ट रेट है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अलावा आपका जननी सुरक्षा योजना, सबला योजना, सुधार गृह योजना, मनरेगा में भी महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है काम करने के लिए। महिलाओं को स्वरोजगार और स्वयं सहायता समूह बनाए जा रहे हैं। कोई भी योजना बनाई जाती है उसमें कोशिश किया जाता है कि महिलाओं को स्वरोजगार और स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए अधिकार दिया जाए और महिलाओं को शामिल किया जाए उस ग्रुप में। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे स्कीम और योजनाएं हैं जिसमें अगर महिला आपकी गृहपति है, महिला मालकिन है, तो आपको ब्याज दर हो, चाहे आपका मुद्रा योजना हो, उसमें आपको वरीयता दी जाएगी। आपको रजिस्ट्री भी करानी है मकान की तो स्टाम्प ड्यूटी में भी आपको छूट दी जाएगी अगर महिला मुखिया के रूप में या महिला के नाम से कोई काम कराया जा रहा है। ये इसका उद्देश्य है कि महिला आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सशक्त हो जाए। इसके अतिरिक्त महिलाओं को सशक्त करने के लिए भारतीय महिला बैंक की स्थापना की गई है। स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत और स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत कोशिश किया जा रहा है कि महिलाओं को ही लोन दिया जाए, अधिक से अधिक महिलाओं को लोन दिया जाए ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हों। तो ये योजना है भारत सरकार द्वारा। इसके कारण क्या हुआ है? इसके कारण लैंगिक समानता को प्रोत्साहन मिला है। जब आप इतना कुछ करेंगे महिलाओं के लिए तो लैंगिक समानता होगा, महिलाएं सशक्त हो जाएंगी, समानता मिलेंगे। बेटियां पैदा होने पर किसी एक प्रकार का पाप नहीं महसूस करेगा कोई व्यक्ति। ये लगेगा कि महिला तरक्की कर रही हैं, महिला आगे बढ़ रही हैं, शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, योजना के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, नीति निर्माण कर रही हैं, सेना में शामिल हो रही हैं, न्यायिक प्रक्रियाओं में शामिल हो रही हैं, पुलिस प्रक्रियाओं में आप देखिए पुलिस प्रशासन में सबसे अधिक लेडीज महिलाएं आ रही हैं। आप अधिक से अधिक महिलाओं को शामिल किया जा रहा है, आरक्षण दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं में 20% महिलाओं का आरक्षण है, जिसके कारण महिलाएं सरकारी विभागों में भी बढ़ रही हैं। आप लोग सहायक रजिस्ट्रार की परीक्षा और यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षाओं में आप बैठ रहे हैं, धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। पहले 8 से 10% महिलाएं बैठती थी, आज से 20 से 30% महिलाएं बैठ रही हैं। आपके जुडिशरी सेवाओं में 20% आरक्षण है, लेकिन 30 से 40% महिलाएं खुले कंपटीशन द्वारा सेवाओं में आ रही हैं। ये महिला सशक्तिकरण, ये लैंगिक समानता का केंद्र है। ये लैंगिक समानता की ओर हम बढ़ रहे हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है।
विभिन्न सरकारी योजनाओं में आप देख रहे होंगे विगत 5 वर्षों में तेजी से महिलाओं की संख्या बढ़ी है, तेजी से महिलाओं की संख्या बढ़ी है। ये लैंगिक समानता की ओर है। इसका मतलब उसी कंपटीशन के लेवल पे आ गए हैं महिलाएं भी, जिस कंपटीशन लेवल में कभी पुरुष हुआ करते थे सैकड़ों वर्ष पहले से। कम समय में उन्होंने लैंगिक समानता का जब उनको अधिकार मिला और धीरे धीरे सरकारी योजनाओं के द्वारा जो उनको लाभ मिला, तो आज लड़कियां किसी दशा में पुरुषों से कम नहीं है। महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमता हेतु ऋण दिए जा रहे हैं, प्राथमिकता मिल रही है। स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे डिजिटल इंडिया हो, चाहे कोई भी योजना हो, आपका चाहे स्टाम्प ड्यूटी हो, उसमें महिलाओं को छूट दी जा रही है। इससे महिलाएं सशक्त हुई हैं, संपत्ति के मालिकाना हक में वृद्धि हुई है। बिना बेटी के, बिना महिला के सहमति के जमीन का बंटवारा पुरुषों के हित में नहीं जा सकता। पहला हक महिला का होने जा रहा हो गया है। यहाँ तक कि अब शासकीय सेवाओं के बाद अगर मृत्यु हो जाती है पेंशनर की, तो भी अगर बेटी आश्रित है माँ बाप पर, तो बेटी को भी अधिकार पेंशन का हो गया है। चाहे और स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिल रही है, फैक्ट्रियों में, कार्यालयों में समान वेतन दिया जा रहा है, पंचायतों से लेकर संसद तक महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, इन सब के बावजूद, इतनी प्रगति होने के बावजूद अभी बहुत चुनौतियां हैं। सरकारी योजनाओं एवं संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद अभी भी महिला सम भागीदारी कम है। वैश्विक औसत 47%। अगर विश्व में 47% महिलाएं सम में भागीदारी हैं, काम कर रही हैं, तो भारत में आज भी केवल 37% काम कर रही हैं। ये 37% अब हुआ है, आज से 10 साल पहले मात्र 20% था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिलाओं को 28% कम वेतन मिलता है। वैसे वैश्विक में भी कम मिलता है। अगर विश्व का औसत देखें तो वहां 20% वेतन कम मिलता है, हमारे देश में 28% कम वेतन मिलता है। ठीक है, 8% हमें भी अभी उनसे नीचे हैं। वर्तमान में 14% महिला सांसद हैं। बताइए, केवल 14% और 86% पर पुरुषों का आधिपत्य है। अगर हम विश्व में बात करें तो लगभग 26% महिलाएं हैं, उनकी तुलना में हमारा औसत बहुत कम है। ठीक है, लेकिन विधायकों की स्थिति और भी खराब है, मात्र 9-10% विधायक हैं। महिला साक्षरता 77% है। लैंगिक समानता उस दिन और हो जाएगा जिस दिन हम पुरुषों के बराबर 84% या बराबर हमारा साक्षरता चलेगी। लेकिन हमें विश्वास है कि एक समय भी आएगा कि हमारी साक्षरता पुरुषों ज़्यादा हो जाएगी महिलाओं की। ठीक है, तो जिस गति से लड़कियां आगे बढ़ रही हैं शिक्षा क्षेत्र में, 57% महिलाएं खून की कमी का अभी भी शिकार है, एनीमिया की। अभी भी बाल विवाह हो रहा है इस देश में, एक चुनौती है। 23% बाल विवाह होते हैं। लैंगिक असमानता में 151 देशों के जो रिपोर्ट आती है यूएनडीपी की, उसमें भारत 137वें स्थान पर है। यानी कि लैंगिक विभेद होता है। 191 देशों में भारत 127वें स्थान पर है। अभी भी 33% विवाहित महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा हो रही है। तो इन चुनौतियों को आप लिखेंगे, क्योंकि आपका निबंध का शीर्षक है भारत में महिला सशक्तिकरण, उपलब्धियां और चुनौतियां। निष्कर्ष, महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, लेकिन अभी भी आर्थिक स्वतंत्रता और राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। ये लिखकर आप समाप्त करेंगे। ये लगभग 600 शब्द हैं, जबकि आपको केवल 400 शब्द ही निबंध लिखना है। 4 शब्दों का असिस्टेंट रजिस्ट्रार में लिखना होता है और 600 से 800 शब्दों के बीच में आप यूपी पीसीएस मेंस में लिखते हैं। लेकिन ये मैंने बहुत ही कंडेंस लेख बनाया है, केवल हेडिंग के द्वारा बनाया है। इसको आप विस्तार 1200 से 1500 शब्दों में लिखेंगे। इसमें बस कुछ चीज जोड़ देंगे। वर्तमान में सफल महिलाओं का नाम जरूर जोड़ दीजिएगा। वर्तमान में जितनी सफल महिलाएं हैं सबको जोड़िएगा, जो कि सशक्तिकरण के आपके केंद्र बिंदु हैं। मैंने इसलिए नहीं जोड़ा कि किस महिला का नाम जोड़ूं और किसको छोड़ूं। आप आर्थिक क्षेत्र में, आप सामाजिक क्षेत्र में, आप राजनीतिक क्षेत्र में, आप क्या कहते हैं कि सेना के क्षेत्र में, वैश्विक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में। ठीक है, इसके अलावा फिल्मी दुनिया, सेना, और इसके अलावा आप खेलकूद, हर क्षेत्र से एक एक दो अति सफल महिलाओं का नाम निकालिएगा और उनका उल्लेख कर दीजिएगा कि भारत वर्तमान में सशक्त महिला के निम्न उदाहरण हैं।
ठीक है, उनके क्षेत्र के बारे में आप वर्णन कर सकते हैं। चूंकि मेरा ये निबंध जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है ये पर्याप्त शब्दों पे बन चुका है और इसमें इतना स्क्रीन में इतने स्थान नहीं है, तो आप चाहें तो इन सब चीज़ों को जोड़कर एक अच्छा लेख यूपीपीसीएस मेंस और सहायक कुल सचिव परीक्षा में आप लिख सकते हैं। फिर से आप सभी महिलाओं को, देश की सशक्त महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।